नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको देश में होने वाली या विदेशों में होने वाली बड़ी खबरों के बारे में और ख़बरों के पीछे क्या कुछ है वो बताने की कोशिश करते हैं। आज मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार एम वदूद साजिद साहब, जो अदालतों की खबरों पर बहुत बारीकी से नज़र रखते हैं और भी इनके एरियाज़ ऑफ एक्सपर्टाइज़ हैं, लेकिन ये एक ऐसा एरिया है जिसको बहुत ही बारीकी से देखते हैं। अब से पहले भी हमने कुछ अदालतों की ख़बरों पर आपसे बात की है और आपको उन ख़बरों की तह तक पहुंचाने की कोशिश की है जो आम तौर पर लोगों तक नहीं पहुंचती। वदूद साजिद साहब, आपका खैर मकदम है, वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। जैसा कि पूरा मुल्क इस वक्त एक इंतज़ार की हालत में है, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के मामले पर हियरिंग जो 40 दिन तक पूरे हफ्ते चली वो कल ख़त्म की है। अब क्या सूरत है? दो तीन चीज़ें आई हैं। एक तो जो मीडिएशन जो कमेटी है उसने कुछ अपना प्रपोज़ल भेजा है, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड जो यूपी में है उसने अपनी तरफ से कुछ चीज़ें सामने भेजी हैं, लेकिन ओवरऑल जो मुल्क में इंतज़ार है उन्हें आप किस तरह से समझाएंगे सादा अल्फाज में कि ये आखिर हम किस लेवल पर, किस स्टेज में हैं हम लोग? देखिए, शुरू में सबसे पहले एक बात बहुत ज़रूरी है जी, और वो हम सब की जिम्मेदारी है, जितने भी पीस लविंग सिटीजन्स हैं, जो शांति प्रिय नागरिक हैं हिंदुस्तान के, भारत के, ये उनकी जिम्मेदारी है कि पूरे मुल्क में अमन चैन कायम रहे किसी भी हालत में। और हम बातें भी ऐसे ही करें, ऐसी बातें ना करें कि जिससे अमन चैन गारत हो, सुकून गारत हो। बिल्कुल। क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो अमन है, शांति है। अब आपने दो तीन सवाल किए हैं, उनमें एक सवाल का जवाब मैं पहले देता हूं कि सुन्नी वक्फ बोर्ड और मीडिएशन कमेटी, इन दोनों ने अलग कोई प्रपोजल नहीं भेजा है, बल्कि सुन्नी वक्फ बोर्ड, कहा यह जाता है, अभी इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई है, ये कहा जाता है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक प्रपोज़ल थ्रू मीडिएशन कमेटी के ज़रिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कल भेजा था जी। तो ये बात सही है, यानी सुनवाई के आखिरी दिन भेजा, सुनवाई के आखिरी दिन और आखिरी दिन की शुरुआत में। तो ये बात सही है कि अदालत को एक सरबमोहर यानी सील बंद लिफाफा मिला है, और वो जो मीडिएशन कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी हैं श्री राम पंचू, जो वकील हैं, तमिलनाडु से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने वो दिया है अदालत को। वो सील बंद है, उसमें क्या है नहीं मालूम, लेकिन जिस तरह की चीज़ें पिछले 2-3 महीने में हुई हैं उससे नतीजा निकाला जा रहा है कि ये जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं ज़ुफ़र फ़ारूक़ी, उन्होंने एक प्रपोज़ल थ्रू मीडिएशन कमेटी सुप्रीम कोर्ट को पेश किया है और ये कहा है कि हम NOC देने को तैयार हैं कि हमारी ज़मीन पर, यानी वक्फ की ज़मीन पर, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी बाबरी मस्जिद की ज़मीन पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हम देने को तैयार हैं कि वहाँ हिंदू फरीक मंदिर बना ले, लेकिन उसकी 3 शर्तें कम से कम रखी गई हैं। एक तो ये कि 1947 15 अगस्त 1947 में जो पोजीशन मुल्क की तमाम इबादत गाहों की थी, स्पेशली मस्जिदों की थी, वो जो कि तू रखी जाए। तो 1993 में एक कानून नरसिम्हा राव के ज़माने में ये पास हो चुका है, 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जी। तो उसमें यही है कि 1947 15 अगस्त 1947 को मुल्क भर की सारी मस्जिदों और इबादत गाहों की जो पोजीशन थी वही रहेगी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो उन्होंने एक शर्त ये रखी है, मुबैना तौर पर कहा जाता है कि इस पर अमल किया जाए, यानी काशी और मथुरा पर भी जो क्लेम है हिंदू फरीक का, वो ना किया जाए अगर बाबरी मस्जिद की जगह उनको मंदिर बनाने के लिए दे दी जाती है तो। नंबर 1। नंबर 2, आसार कदीमा यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर जितनी मस्जिदें इस वक्त हैं वो देख रेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। उन मस्जिदों में नमाज की इजाज़त नहीं है, लेकिन बाकी सारे काम हो रहे हैं। टूरिस्ट आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, बेदबी बेहुरमती करते हैं, जूतों से भी अंदर घुसते हैं, कहीं कहीं मरम्मत नहीं भी हो रही है। तो मुसलमानों का एक देरीना पुराना मुतालबा है, पुरानी डिमांड है कि उनमें हमें कम से कम जो दिन वाली नमाजें हैं, ज़ोहर असर, ये हमें पढ़ने दी जाए।
तो एक उसमें दूसरी शर्त ये है, एक तीसरी शर्त ये है कि मस्जिद की जगह दी जाए अल्टरनेट, वहाँ हम मस्जिद बनाएंगे, और एक जो है वो शांति स्थल एक बनाने की इजाज़त दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल ये कहा था कि हम 11 बजे इसको देखेंगे, लेकिन 11 बजे सुप्रीम कोर्ट ने उस सीलबंद लिफाफे को नहीं खोला, बल्कि समाअत जारी रखी। चूँकि ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि कल 5 बजे से पहले पहले समाअत पूरी हो जाए। और चूँकि जितने भी फरीक थे, मुसलमानों की तरफ से 3-4 फरीक हैं, हिंदुओं की तरफ से 3-4 फरीक हैं, इन तमाम पार्टीज़ को 45-45 मिनट का वक्त मिला था अपनी आखिरी बात कहने का, अपनी आखिरी बहस करने का। तो वो बहस बहुत ज़रूरी थी। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर कल ये बहस ख़त्म ना होती और आइंदा 16 नवंबर तक अगर फैसला नहीं आता है, तो ये समझ लीजिए कि ये जो इतनी एक्सरसाइज हुई है, 40 दिन तक रोज़ाना जो समाअत की है, 5 जज मुल्क में पहली बार ऐसा हुआ है आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में, किसी एक इशू पर इतना लंबा और विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी फेल 5 दिन तक, यानी हर हफ्ते समाअत हुई है, सुनवाई हुई है, टोटल 40 दिन और बहुत ज़ोरदार बहस हुई है दोनों पार्टीज़ की तरफ से। ये पहली बार हुआ है। तो अगर खुदा न खास्ता 16 नवंबर तक डिसीजन नहीं आता है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, तो अगर 16 नवंबर या 17 नवंबर तक भी डिसीजन नहीं आता है, फैसला नहीं आता है, तो समझ लीजिए कि सारी एक्सरसाइज बेकार होगी और नए सिरे से 5 जजों की एक बेंच तश्कील पाएगी, जिनमें ये 4 जज भी होंगे और एक 5वां जज अलग से आएगा, वो जो भी होगा। तो फिर नए सिरे से सुनवाई होगी, फिर मालूम नहीं है मामला कब तक बढ़ेगा। इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि ये बहस कल ख़त्म होनी चाहिए थी, जो हो गई, अल्लाह का शुक्र है। अब जजों ने मूड बना लिया है कि उनको फैसला लिखना है। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि कल एक पार्टी की तरफ से बहुत कोशिश की गई शरारतन कि इस मुकदमे को प्रोलॉन्ग किया जाए और बढ़ाया जाए और इसको तूल दिया जाए और कल बहस ख़त्म ना हो। मुख्तलिफ तरह के एफिडेविट दिए गए, 1-2 लोगों ने पार्टी बनने की कोशिश की गई। सुब्रमण्यम स्वामी ने पार्टी बनने की कोशिश की थी, उनकी पटिशन जो है वो एक्सेप्ट भी हो गई थी, लेकिन कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनको कह दिया कि मैंने तय किया है, आई हैव डिसाइडेड टू डी टैग योर पटिशन। तो इसका मतलब ये होता है कि इस मुकदमे से अब आपकी पटिशन का कोई ताल्लुक नहीं, कोई दूसरी बेंच उसकी सुनवाई करेगी, लेकिन इस मुकदमे में कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी अलामत है, बहुत अच्छी बात है ये। और इससे ऐसा लग रहा है कि 5 जज फैसला लिखने के मूड में हैं और 16 नवंबर से पहले फैसला सुनाने के मूड में हैं। एक दिलचस्प बात और हुई है, अगर आप इजाज़त दें। जी बिल्कुल। वो ये कि कल हिंदू पार्टी की तरफ से एक, यानी मंदिर वालों की तरफ से जो विकास सिंह हैं, वो ऑल इंडिया हिंदू महासभा की तरफ से हैं। तो विकास सिंह जो एडवोकेट हैं, बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने एक किताब जो एक IPS रिटायर्ड ऑफिसर ने लिखी है, कुणाल किशोर उनका नाम है, और उन्होंने जो दिया विजिट करके किताब लिखी है। तो उन्होंने वो किताब सुप्रीम कोर्ट को पेश करने की कोशिश की और कहा कि इस किताब को भी बेहतर होगा कि रिकॉर्ड पे ले लिया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कुछ कहने से पहले जो मुस्लिम पार्टी के वकील थे, यानी बाबरी मस्जिद वाले राजीव धवन, उन्होंने इस पर सख्त एतराज़ किया और कहा कि ये किताब इलाहाबाद हाई कोर्ट की सुनवाई का हिस्सा नहीं थी, चूँकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये समाअत हो रही उसी पर अपील है, उसी पर ये अपील है। तो उन्होंने कहा कि चूँकि ये किताब वहाँ भी रिकॉर्ड में पेश नहीं की गई, इसलिए यहाँ अब ये नया कोई एविडेंस पेश नहीं किया जा सकता। तो चीफ जस्टिस इंक्लिनेशन उनका लगा कि हाँ ऐसा होना चाहिए। उसके बाद विकास सिंह ने, जो ऑल इंडिया हिंदू महासभा के वकील हैं, उन्होंने उस किताब में से एक पेज फाड़कर और एक नक्शा जिसमें ये बताया गया है कि राम यहाँ पैदा हुए थे, वो एक नक्शा राजीव धवन की तरफ बढ़ाया। तो राजीव धवन ने चीफ जस्टिस से पूछा कि माय लॉर्ड, क्या मैं इसको बाहर फेंक सकता हूँ? तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप समझते हो तो आप इसको फाड़कर भी फेंक सकते हैं। तो उस पर राजीव धवन ने उसके 2 टुकड़े कर दिए, उस नक्शे के। तो फौरन जो है विकास सिंह ने कहा कि इसको और फाड़िए, तो श्रेड इट फर्दर। उसके बाद उन्होंने 4 टुकड़े किए और पीछे से और आवाज़ें आई
जिससे राजीव धवन को प्रोवोक किया गया, उत्तेजित किया गया। तो उस पर राजीव धवन ने चीफ जस्टिस की तरफ देखा। तो चीफ जस्टिस ने फिर ये कहा कि अगर आप दोनों अपना रवैया नहीं बदलेंगे, यानी दोनों पार्टीज, तो आज सुनवाई नामुमकिन हो जाएगी। तो फौरन दोनों ने अपना रवैया बदला और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुनवाई की। उसके बाद लंच के बाद राजीव धवन ने फिर कहा खड़े होकर कि माय लॉर्ड, बाहर जो है अभी खाने पे पता चला कि एक कंट्रोवर्सी उठ खड़ी हुई है, एक तनाज़ा खड़ा हो गया है कि जैसे कि मैंने यानी राजीव धवन ने अदालत में कुछ कागज़ फाड़े हैं, जबकि मैंने तो आपसे इजाज़त लेकर पूछा था कि मैं बाहर फेंक दूं। आपने कहा था कि फाड़ दो, तो मैंने फाड़ दिया। तो चीफ जस्टिस मुस्कुराए और मुस्कुरा के ये कहा कि हाँ, आप कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस ने कहा था कि आप अगर इसको फाड़ने के लायक समझते हैं तो फाड़ दीजिए। और उसके बाद बात आगे बढ़ी और बहस खत्म हो गई। तो अब सूरत हाल जो फैसला आने वाला है, अब ऐसी सूरत है कि आम तौर पर जो एक जनरल परसेप्शन है, जो मुख्तलिफ बयानात ख़ास तौर पर जो मस्जिद के हक़ में वाले हैं, वो मुख्तलिफ मौक़ों पर ये कह चुके हैं कि जो भी अदालत का फ़ैसला आएगा हम उसका एहतराम करेंगे, इज़्ज़त करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ से कुछ थोड़ा सा एक तरह से एग्रेसिव माहौल इस हियरिंग में भी कई बार नज़र आया। तो ऐसी सूरत में मुल्क की आवाम, ख़ास तौर पे देखिए जो पॉलिटिकल पार्टियां चलाने वाले लोग हैं या कुछ ख़ास संगठन चलाने वाले लोग हैं, वो मुल्क नहीं होते, मुल्क की आवाम मुल्क होते हैं, उन्हीं आवाम से ही मुल्क बनता है। उनको ऐसी सूरत में कैसे रहना चाहिए, कितने ज़िम्मेदारी से रहना चाहिए और कैसे बिहेव करना चाहिए किसी भी किस्म के फ़ैसले की शक्ल में, वो क्या करना चाहिए? देखिए, 3-4 बातें हैं। आपके इस सवाल के नतीजे में 3-4 जवाब दिए जा सकते हैं। उनमें पहला मुख्तसर सा जवाब ये है कि मुस्लिम पार्टी शुरू से कहती आ रही है कि अगर इसका फ़ैसला अदालत से होता है तो जो भी फ़ैसला हो उसको मुसलमान मानेंगे। दूसरी पार्टी का हमेशा से एक ही स्टैंड रहा है कि अदालत इसका फ़ैसला करने की अथॉरिटी नहीं रखती, चूँकि ये आस्था का मामला है। लेकिन ये बात सही है कि ये आस्था का मामला नहीं था जो जिसकी समाअत सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने की है। ये प्रॉपर्टी का मामला था। चूँकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी प्रॉपर्टी पर ही जो डिस्प्यूट था, उस प्रॉपर्टी पर ही उन्होंने फैसला दिया था। जी। उसको 3 जगह बांट दिया था। वो एक पार्टी उन्होंने तो एक्स्ट्रा बना दी थी। तो आस्था का तो कोई इशू है नहीं। और ख़ुद फॉर्मर जो चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, वो भी यही कह गए थे कि हम आस्था पर नहीं बल्कि प्रॉपर्टी पर सुनेंगे, टाइटल सूट पर सुनेंगे। और मौजूदा चीफ जस्टिस ने भी यही बात कही है। एक पोजीशन समझनी बहुत ज़रूरी है कि कानून की नज़र में सॉलिड सबूत होना चाहिए, ठोस सबूत होना चाहिए। कागज़ पर हो, चाहे सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हो, यानी वाक़याती शवाहिद हो, और या किसी और तरीके सबूत हों। ऐसे सबूत जो इनविजिबल हों, हवा में हों, या अक़ीदे की बुनियाद पर हों, या आस्था की बुनियाद पर हों, ऐसे सबूत को कानून की नज़र में सबूत नहीं माना जाता। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हुकूमतें आस्था की बुनियाद पर फैसले कर सकती हैं या आस्था की बुनियाद पर आपसे वादे कर सकती हैं, लेकिन अदालतें ना आस्था की बुनियाद पर कोई फैसला कर सकती, ना इसका कोई इशारा दे सकती। तो मौजूदा जो अदालत है, मौजूदा बेंच है, उसने जो लेकिन इलाहाबाद में तो ऐसा कुछ हुआ, उन्होंने तीसरी पार्टी बना दी। जी। वो खुद एक उस स्टेट की सबसे बड़ी अदालत है। हाँ, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट आखिरी कोर्ट नहीं है। जी। हमारे मुल्क की खूबसूरती यही है और खुशकिस्मती यही है कि हमारे मुल्क में 3-3, 4-4 लेयर हैं अदालत की। जो सबसे आखिरी है वो सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें कल सुनवाई हो गई। और मुस्लिम फरीक कह चुका कि चूँकि ये सबसे आखिरी अदालत है, जो भी इसका फैसला होगा हम मानेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है और हमारे मुल्क की खूबसूरती है। और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख़ में बड़े अच्छे फैसले दिए हैं और उसको सब ने माना है। फिर चाहे वो आपको अच्छा लगा हो फैसला या बुरा, लेकिन हमने सबने उस पर अमल किया है। तो इसमें भी हमें यही सब करना है। मैं अपने पूरे मुल्क के अवाम को, ख़ास तौर पर मुसलमानों को, चूँकि मैं लिखता रहा हूँ पिछले 30-32 साल में, मैंने हमेशा ये लिखा है कि मुसलमान पार्टी एक हद तक, उसकी एक लिमिट है कि आप इस लिमिट तक जा सकते हैं, इससे आगे आप मत जाइए। आपको इस्लाम भी मना करता है, शरीयत भी मना करती है, हमारा कानून भी मना करता है। जहाँ तक आपने सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुँचा दिया, ये लिमिट थी। अब इसके बाद जो भी फैसला है वो आप मानिए। एक बात मैं और कहूँगा, जो मैं
बीइंग ए जर्नलिस्ट कह रहा हूँ, कोई मुसलमान या हिंदू होने की हैसियत से नहीं कह रहा हूँ, कि कल जो मैंने नतीजा निकाला वो ये है, और पूरी दुनिया ने निकाला, और जितने भी कानून के जानने वाले हैं सब ने निकाला, कि इन 40 दिनों में जो मुस्लिम पार्टीज हैं उन्होंने बेंच को एक से बढ़कर एक ठोस और सॉलिड सबूत से लाद दिया है, और जो दूसरी पार्टी है उसने कोई सबूत नहीं पेश किया है, बल्कि खोखले से सबूत पेश किए हैं। कहीं कहीं बहुत एग्रेशन आया है, लड़ाई किसी सूरत हाल हुई है, उस सब से अंदाज़ा होता है कि वो बहुत मायूस हैं। तो हमने जब अपना मामला अदालत के सामने पेश कर दिया है, तो ना मुसलमान पार्टी को खुश होना चाहिए, ना हिंदू पार्टी को मायूस होना चाहिए। दोनों को अपने मुल्क की बका और सलामती की खातिर अदालत पे छोड़ देना चाहिए, और जो फैसला है मान लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वदूद साजिद साहब, आपने बहुत ही साफ शब्दों में, बहुत ही सादा शब्दों में आपने इस पूरे प्रोसेस को जो सुप्रीम कोर्ट में चला 40 दिन तक, उसकी आपने बहुत ही क्लियर पोजीशन, क्लियर पिक्चर हमारे व्यूवर्स के सामने रखी। आप आखिर में मैं आपको एक गुजारिश रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें और हमारे पेज को लाइक कर लें। आपका इसी के साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।